हेलो दोस्तों। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूं और पिछले 10 सालों से एमबीबीएस बच्चों को नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए डर्मेटोलॉजी पढ़ा रहा हूं। और अपने पिछले 10 साल के कैरियर में मैंने एक सवाल जो ना जाने कितनी बार बच्चों से सुना है, वो ये है कि सर, हम पढ़ते तो बहुत हैं पर कुछ याद नहीं रहता। तो जैसे जैसे हम एग्जामिनेशन के पास पहुंचते हैं, अक्सर बच्चों को ये लगने लगता है कि जैसे वो सारा कुछ जो उन्होंने पिछले साल पढ़ा है वो भूल गए हैं, या कुछ हद तक वो भूल भी जाते हैं। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है, पूरे साल जो भी आपने मेहनत की है, उस सब को याद रखने का क्या तरीका है? तो मैं डॉक्टर मनीष सोनी, स्किन स्पेशलिस्ट एंड नीट पीजी डर्मेटोलॉजी फैकल्टी, आज आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम तक चीज़ों को पूरी तरीके से कैसे याद रखें। देखिए, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के मेनली दो बड़े फेज होते हैं। पहला फेज जिसको हम कहते हैं रीडिंग फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं, गाइड बुक्स हों, कॉम्पिटिटिव बुक्स हों या फिर टेक्स्ट बुक हों, हम उनको कलेक्ट करते हैं। हम अपने टीचर से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, और जो भी सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ये अच्छी किताबें हैं, हम उनको इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उनको एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी तैयारी का, और इसको हम रीडिंग फेज कहते हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद जो दूसरा फेज आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम बोलते हैं रिवीजन फेज। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप 12 महीने किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर 6 से 8 महीने, शुरू के 6 से 8 महीने रीडिंग फेज में निकल जाते हैं, जिसमें आप उन टेक्स्ट बुक्स को पूरी तरीके से पढ़ते हैं, मैनी टाइम्स कवर टू कवर। लेकिन जब वो 6 या 8 महीने पूरे होते हैं, जब आपकी रीडिंग पूरी होती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि जो मैंने 6 महीने या 8 महीने पहले पढ़ा था वो क्या मुझको याद है। और जब आप वो उसको खोल के देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप सब कुछ भूल गए हैं, और आपको लगता है कि आपके तो 6 से 8 महीने बर्बाद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली अब आपको ज़रूरत है दूसरे फेज में एंटर होने की, और जिसको हम बोलते हैं रिवीजन फेज। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे रिवीजन फेज के बारे में। रिवीजन फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और इस फेज में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन तक सारी चीज़ें याद रहेंगी और आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि पिछले 6 से 8 महीनों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उस सोर्स को, भले ही वो कॉम्पिटिटिव गाइड्स हों या फिर कोई टेक्स्ट बुक हो, या जहाँ से भी आपने तैयारी करनी शुरू की थी, जिस बुक से, जिस नोट से, उसको चेंज नहीं करना है। सो कीप द सोर्स सेम। एक शायर ने बखूबी कहा है कि सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाएं बदलोगे तब किनारे बदलेंगे। तो आपको अपनी सोच बदलनी है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, एक पॉजिटिविटी वाली सोच रखते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर आप बार बार अपने सोर्सेस चेंज करेंगे, आप बार बार अपनी कश्तियां बदलेंगे, तो आप शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता। कीप योर सोर्स सेम। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जिसने भी आपको वो सजेस्ट किया था या जहां से भी आपको पता चला था, उस पर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आपके टीचर्स ने जो कहा था शायद वो सही होगा, इस पे आप कॉन्फिडेंस रखिए। अपने सोर्स को चेंज मत करिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि वो गाइड बहुत बेकार है, ये गाइड नहीं आई है, इसको पढ़ लो। जहां से भी आपने वो 6 से 8 महीने तैयारी की है, उसी सोर्स को आगे कंटिन्यू करना है। तो रिवीजन फेज की सबसे पहली चीज हो गई कि हमें अपना सोर्स सेम रखना है। अब दूसरी चीज आती है कि हमें अब रिवीजन बहुत कम टाइम में करना है। जब हमने पहली रीडिंग की थी तो हमें 6 से 8 महीने लग गए पूरी रीडिंग करने के लिए, और अब हमें वो पूरी मेहनत जो हमने 6 से 8 महीने में की थी, कंसाइज करके 1 महीने में उसका रिवीजन करना है। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल कि जो चीज आपने 6 महीने तक लगातार की, उसको आप 1 महीने में कर दें, मतलब कि 1/6 ऑफ द टाइम। तो अगर आपको 1/6 टाइम में कंप्लीट करना है, तो आपको उस कंटेंट को भी 1/6 करना होगा। और उस कंटेंट को 1/6 करने का मतलब है कि आपको केवल वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी होंगी, ना कि बुक को कवर टू कवर। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी कैसे? तो इसके लिए हम रीडिंग फेज में बहुत सारी चीज़ें करते हैं।
जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि आपने जब रीडिंग की या जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, कुछ बच्चे होते हैं जो शायद किताब को कवर टू कवर पढ़ते हैं और कहीं पर भी कुछ भी मार्क नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है मेरी बुक गंदी हो जाएगी। ठीक है, तो वो ना तो पेन से मार्क करते हैं ना पेंसिल से मार्क करते हैं। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी बुक्स को इतना ज़्यादा मार्क करते हैं, अगर आप उनकी बुक ओपन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं येलो मार्कर है, कहीं रेड मार्कर है, कहीं स्केच पेन है, कहीं पेंसिल है, कहीं पेन है, तो जो कंटेंट है उससे ज़्यादा वो कलर्स दिख रहे होते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एंड जब आप अपना पहला रिवीजन कर रहे हैं तो जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप हाईलाइट करिए। इस तरीके से नहीं कि आपने एक जगह से हाईलाइट करना शुरू किया और पूरा करते चले गए। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड विच यू थिंक दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम हैव टू बी हाईलाइटेड। आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको इस ड्रग के बारे में रिवाइज करना है। तो जब आपने पहली रीडिंग की थी तो आपने शायद ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा था कि Crisaborole is used in atopic dermatitis. It was approved in December 2016 by Food and Drug Administration of the United States, and the mechanism of action is phosphodiesterase. It increases the level of inflammatory cytokine through the degradation of the cyclic adenosine monophosphate. लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हैं तब आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जैसे कि आप यहां पर हाईलाइट करेंगे ड्रग के नाम को, Crisaborole, used in atopic dermatitis. Mechanism of action, phosphodiesterase inhibitor. And why this is superior than the other drugs? Because it have a safe profile. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका जो कंटेंट था जिसको आपने 6 से 8 महीने में पूरा पढ़ा था, उस कंटेंट को आप हाईलाइट करके रिड्यूस करके कितना करना है, 1/6 करना है, ताकि आप उसको 1/6 टाइम में पढ़ सकें, जैसे कि हमने यहां पर किया। अब जब हम रिवाइज करेंगे तो अब हम ये पूरा पैराग्राफ पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम केवल क्या पढ़ेंगे, Crisaborole यूज एटोपिक डर्मेटाइटिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन phosphodiesterase inhibitor. Why? Because it is a safer drug. This makes your revision very fast. Okay, so this is how you need to reduce the content. So this is very important. And similarly, if you do a second revision, you further highlight just the most important point where the questions are repeatedly asked. So that can be done. The majority of the things which are asked in exams are among those small important or recently asked topics. Okay, सो मान लीजिए कि एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 100 क्वेश्चन में से लगभग 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस वो होंगे जो पिछले 3 से 5 सालों में पूछे गए हैं या फिर उनके टॉपिक्स जहां से वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हर एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन का पेपर बनाता है उसका एक माइंडसेट होता है और वो कुछ एक अलग तरीके से सोचता है। जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूं, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए बोला जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन सी डिजीजेस के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज इंपॉर्टेंट है और क्योंकि एमबीबीएस बच्चों को इसके बारे में जानना चाहिए तो मैं शायद इसके बारे में पूछूंगा। या फिर हो सकता है मुझे कोई एक ड्रग है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और उसका बहुत अच्छा साइड इफेक्ट प्रोफाइल है और बहुत रिजल्ट्स हैं, तो मैं शायद ये चाहूंगा कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी इसके बारे में जाने और मैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा ताकि वो उसके बारे में जाकर पढ़ें। तो ये एक माइंडसेट होता है एग्जामिनर का, वो चाहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या तो फिर वो जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें अक्सर प्रैक्टिस में यूज होती है तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आप पिछले 5 इयर्स या 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और जहां जहां से भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को अपनी गाइड बुक्स में मार्क कर लीजिए और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिए क्योंकि वहां से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। सो दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। और यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक करते हैं और वो क्या करते हैं कि वो पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, रिसेंटली आस्क्ड पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं चौथी चीज पर। रिवीजन के टाइम आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो है कि मेक थिंग्स इजी एंड थिंक दैट इट इज इजी। ओके, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आप चीजों को अपने लिए सिंपल करें। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं आपको कोई एक इक्वेशन है या कोई टेबल है जो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसका कोई निमोनिक बना लीजिए। आपकी कोई फेवरेट स्टोरी है उससे उसको रिलेट कर लीजिए, उसके कैरेक्टर से उसको रिलेट कर लीजिए। किसी भी तरीके से उस चीज को आपको सिंपल बनाना है और
फिर उसके बारे में ये सोचना है कि हाँ ये आसान है और मैं इसको याद कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अलग तरीके से काम करता है। तो अगर हम अपने जहन में ये बैठा लेते हैं कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो कई बार हम उसको स्किप करते हैं या फिर पूरी तरीके से पढ़ते नहीं या फिर मन से नहीं पढ़ते, और अक्सर वो टॉपिक हमारा या वो सब्जेक्ट हमारा वीक ही रह जाता है। तो हमें हमेशा सोचना है कि ये इजी है। सो दैट इज द गेम ऑफ द माइंडसेट। तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। ओके, सो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, यू हैव टू थिंक दैट इट इज इजी, दो इट माइट बी डिफिकल्ट, ओके, बट थिंक दैट इट इज इजी एंड यू कैन डू इट। एंड इफ यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यू विल ट्राई टू डू इट, देन यू कैन अचीव इट। ओके, तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, या फिर लास्ट तक टाइम ही नहीं बचता और वो उसको स्किप करके चले जाते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके, सो मेक्स things easy and try to think that it is easy, and then it will be beneficial for you and you will be able to cover it in the limited time which you have. Now the fifth thing and the most important thing is self confidence. Believe in yourself, because ultimately this is you who are going to appear in the examination, and if you lose confidence you are never going to achieve that. Okay, so never lose confidence, never think of the word quit. Believe in yourself, and if you follow these 5 things you can definitely achieve what you desire for. Thank you very much.